फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या है, ये तो तुम लोग शेयर्स चैप्टर में किया ही है, ठीक है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है, थ्योरी है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब भी थ्योरी है, पढ़ लेना। हाँ, कंपोनेंट 1 मार्क का एग्जाम में आता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स का, ट्रू फॉल्स या वगैरह, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, एक तो होगा बैलेंस शीट कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलॉन्ग विद नोट्स टू अकाउंट, और तीसरा हो गया कैश फ्लो। कैश फ्लो हम लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। ये सब तो एचएस फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है एचएस फर्स्ट ईयर में। यूजर्स कौन सा है, इंटरनल एक्सटर्नल, वही चीज़ें देख लेना एक बार, इजी है, बना बना के लिखना है एग्जाम में, और क्या है। अरे तुम लोग का ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 4 मार्क का एग्जाम, 4 मार्क्स का है ये चैप्टर, ठीक है ना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, कैश फ्लो आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, इक्विटी में क्या क्या चेंजेस हुआ वो, और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स टू और फॉर्मिंग टू पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन क्लोज 1 टू क्लोज 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके ये सब में अगर जो भी नोट्स एनेक्स टू है वो, ठीक है। डिवीजन ऑफ कंपनीज, ये कितने दिन को डाउट रहता है डिवीजन ऑफ कंपनीज क्या होता है, पहले तो वो समझ लो, ठीक है। तुम लोग जाके कॉलेज में स्टूडेंट लोग को भी पूछेगा ना डिवीजन ऑफ कंपनीज क्या है, वो लोग भी ढंग से बता नहीं पाएगा। कंपनीज 3 तरह डिवीजन किया है, डिवीजन 1, 2 और 3। डिवीजन 1 में वो कंपनीज आ जाता है जो फॉलो करता है 2006 रूल, कंपनीज एक्ट 2006, ठीक है। डिवीजन 2 में आ गया कंपनीज रूल 2015 को कंप्लायंस करता है, और डिवीजन 3 भी हो गया 2015 को जो कंप्लायंस करता है, ठीक है। डिवीजन 1 में क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये फॉलो करता है आईसीआई को, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो एमसीए साइट सुना है ना, एमसीए जो होता है वो सब का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो करता है डिवीजन 2 वाला कंपनीज, ठीक है। डिवीजन 3 भी वही है, एमसीए जो होता है जो इशू किया है वो गाइडलाइंस फॉलो करता है, ठीक है। डिवीजन 1 में मेन प्रॉब्लम क्या हो गया, मेन जो डिफरेंस है, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ बिलो 250 करोड़, अनलिस्टेड कंपनीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, क्या। डिवीजन 2 में कौन सा आ गया, लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड, जो लिस्टेड है इंडिया में या बाहर में, या जो प्रोसेस में है लिस्टिंग होने का, वो सब उसको फॉलो करेगा, ठीक है, डिवीजन 2 में आ जाएगा वो। या अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग ए नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और अबव, ये 250 करोड़ के नीचे होने से डिवीजन 1 और 250 करोड़ के ऊपर होने से डिवीजन 2, ठीक है। ये अनलिस्टेड और ये लिस्टेड भी हो सकता है डिवीजन 2 में। और या होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज ऑफ अबव 2, ये दोनों का होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनीज कुछ भी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पता है, होल्डिंग में वर्ड क्या आ जाता है, होल्डिंग में वर्ड आ जाता है पहला बात तो होल्ड, ठीक है। तो टाटा जो है, टाटा हो गया होल्डिंग कंपनी, और जैगुआर जो है वो हो गया सब्सिडरी, ठीक है ना। ये मेन कंपनी हो गया, मतलब ये मेन कंपनी होगा, ठीक है ना, ये इसको होल्ड करके रखा है, मतलब इसके थ्रू यही चलता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्सिडरी, सब्सिडरी में वर्ड आ जाता है ना सब्सिडरी, जैसे नदी उदी होता है, नदी का क्या होता है, सब्सिडरी निकलता रहता है ना, ठीक है। तो ये हो गया सब्सिडरी कंपनी, और ये हो गया होल्डिंग कंपनी जो होल्ड कर रहा है, ठीक है। और डिवीजन 3 में क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाता है, ध्यान रहेगा। तो डिवीजन 1 में कौन सा हो गया, अनलिस्टेड कंपनीज 250 करोड़ के नीचे, और डिवीजन 2 में हो गया अनलिस्टेड कंपनीज बट 250 करोड़ के ऊपर, ठीक है। और दूसरा लिस्टेड कंपनी या जो प्रोसेस में है लिस्टिंग होने में, और डिवीजन 3 में कौन सा हो गया, तो बैंकिंग कंपनीज आ गए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेगा, हम लोग खाली डिवीजन 1 वाला पढ़ेगा, ठीक है ना। सिलेबस ऑफ ऐसे इंक्लूड द प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर डिवीजन 1। स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है, हम लोग क्या लिखिएगा, शेड्यूल 3 डिवीजन 1, पार्ट 1 हो जाता है बैलेंस शीट, पार्ट 2 हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना।
ये सब शेड्यूल 3 है, ठीक है ना, शेड्यूल 3 है, बट शेड्यूल 3 का डिवीजन 1, शेड्यूल 3 का डिवीजन 2, शेड्यूल 3 का डिवीजन 3, तो हम लोग खाली शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 का करेगा, ठीक है। जो कंपनीज 250 करोड़ के नीचे अनलिस्टेड कंपनीज जो है उसका, उसमें भी 2 पार्ट, पार्ट 1 को बोलेगा बैलेंस शीट, पार्ट 2 पे बोलेगा पीएल, ठीक है ना। It will be mentioned that here that the following companies do not prepare their final account as per provision of the Companies Act. कौन सा? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस का एक्ट है, बैंकिंग का बैंकिंग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अलग ही एक्ट है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंपनीज बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, क्या डिफरेंस है? कंपनी बैलेंस शीट जो है हम लोग को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, और इसमें कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, जैसा है वैसे बना लो, ठीक है। फिगर्स ऑफ 2 ईयर्स, इसमें 2 साल का फिगर देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। हेडिंग, इसमें आइटम्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी ग्रुप्ड एंड शोड अंडर सम मेजर हेड्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। इसमें हेड्स रहता है ना, जैसे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में और फिर नीचे सब डिवीजन हो गया, बट इसमें वैसा कोई सब डिवीजन नहीं है पार्टनरशिप में, ठीक है, जैसा मर्जी वैसे लिख लो। ऑडिट, इसको ऑडिट कराना पड़ेगा, इसको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा, कंपलसरी भी नहीं है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर, मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन ए कंपनीज ऑर्डर, कंपनीज बैलेंस शीट इज डन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। मार्शलिंग ऑफ एसेट किसको बोलता है? Marshalling of asset refers to the process of arranging the item of the balance sheet in a specific order. In other words, it is the process of arranging the various assets and liabilities appearing in the balance sheet as per specific order. मतलब कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मान लो कि जो सबसे पहले ज़्यादा बिकेगा, मतलब जो सबसे पहले रियलाइज होगा उसको पहले लेगा। जैसे मान लो कि करंट एसेट पहले रियलाइज होगा तो करंट एसेट को ऊपर लेगा, फिर उसके बाद नीचे फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, वो एक तरह से मार्शलिंग हो गया। क्या उसको उल्टा भी कर सकता है, जो लास्ट में बिकेगा या जो सबसे लेटली रियलाइज होगा उसको ऊपर लिख सकता है, समझ गया ना। और इसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, कैसे भी लिख दो इसको, ठीक है। कंपनी का बैलेंस शीट देखो हम लोग कैसे लिखेगा, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 है, पार्ट 1 को क्या बोलेगा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी में लिखेगा बैलेंस शीट एजेंट, यहाँ पे डेट आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, figures at the end of current reporting period और figures at the end of previous reporting period, ठीक है। ये करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का, यहाँ पे फिगर्स आएगा। पहला इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको कैसे याद रखेगा, श्री राम मंदिर, ठीक है ना, श्री राम मंदिर। सबका पहला पहला वर्ड पकड़ लो, एस से पकड़ लो शेयर कैपिटल, आर से पकड़ लो रिजर्व एंड सरप्लस, एम से पकड़ लो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 1 नंबर खत्म, ये मेन हेडिंग हो गया, जो हम बोर्ड में लिख के रखा वो मेन हेडिंग, और उसके नीचे जो आएगा वो सब हेडिंग। 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो पैसा एप्लीकेशन का जो हम लोग को मिल चुका बट अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, ठीक है, टाइम है अलॉटमेंट करने में। मान लो कि 28 मार्च तक सारा एप्लीकेशन का पैसा आ गया, बट अलॉटमेंट का डेट मान लो कि 6 अप्रैल या 10 अप्रैल को है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलॉटमेंट हो रहा है ना, पैसा तो पहले लेकिन लास्ट ईयर में ही आ गया, तो खाली एप्लीकेशन का पैसा मिला है बट अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है, तो इसलिए वो शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं। तीसरा आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब बड़ा लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसको कैसे याद रखेगा, डॉल, DOLL, ठीक है ना। बट लेकिन जो डी है वो स्टार्ट होगा 2 नंबर से, DOLL, ठीक है ना। डी से हमेशा देखो और कुछ नहीं होता, डी से हमेशा याद रखना डिफर्ड। और दूसरा बात ये लाइबिलिटीज साइड में आ रहा है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है। फिर ओ से और कुछ नहीं आता, अदर होता है सबसे पहला बात, तो ध्यान रखना, तो अदर लिख दिया। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, इसलिए आ गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बड़ा लाइबिलिटीज जो दूसरा वाला, ठीक है। फिर एल से हमको पता है लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन,
फिर उसके बाद ए नंबर में आ जाओ वापस से एल, एल से लॉन्ग होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब तुम लोग याद नहीं रखेगा सर लॉन्ग यहाँ पे भी है लॉन्ग यहाँ पे भी, प्रोविजन ऊपर लिख दिया बोरोइंग्स नीचे लिख दिया, ये भी तो हो सकता है तुम लोग का, बट हमेशा ध्यान रखना प्रोविजन हम लोग लास्ट में लिखते हैं। प्रोविजन क्या होता है कि हम लोग एक एसेट के अगेंस्ट में प्रोविजन बना रहा है या इनकम के अगेंस्ट में प्रोविजन बना रहा है, तो वो हम लोग क्या होगा, वो हम लोग लास्ट में बनाएगा ना, पहले नहीं बनाएगा। पैसा उधार हम लोग पहले लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए, सब चीज़ उधार उधार हम लोग लेके पहले लिखेगा तो इसलिए ऊपर में आ रहा है, बट प्रोविजन हम लोग बना रहा है तो वो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में ध्यान रखना लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद रहेगा। पहले डी से क्या आएगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। ये ए नंबर जो पॉइंट है उसके और सी नंबर पॉइंट है सेम है, बट आदर लगा दिया उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज, इसमें क्या याद रखिएगा, टॉस टी ओ डबल एस, बट वो टी सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, टी ओ एस एस, ठीक है। अच्छा टी से पहले हो गया ट्रेड पेएबल, मतलब क्रेडिटर, इसको बोलेगा क्रेडिटर, बट हम लोग क्रेडिटर नहीं लिखता है, ठीक है ना, क्रेडिटर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर सोचो जिसको पैसा देना है, उसमें भी दो पार्ट कर दिया, एक टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जो छोटा छोटा बिजनेस लोग को पैसा देना है, और दूसरा टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जो बड़ा बड़ा फर्म को पैसा देना है, कंपनीज वगैरह को, ठीक है। फिर ओ से हम क्या बोला था, क्या होगा, अदर्स, तो अदर आ गया करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। एस से शॉर्ट टर्म, यहाँ पे प्रोविजन है तो यहाँ पे भी प्रोविजन आएगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोविजन तो यहाँ पे छोटा छोटा प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। फिर वहां पे भी शॉर्ट होगा, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ए नंबर में, तो इसका में हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, याद रहेगा। और से हो गया अदर, टी से हो गया ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब आ जाओ करंट एसेट, करंट एसेट को कैसे याद करेगा, करंट एसेट को ऐसे याद करना, पीपीई इन चाइना, इंडिया, नेपाल, डोंट लास्ट ऑब्वियसली। अभी जो कोरोना आया था तो जो पीपीई की जो डॉक्टर लोग पहन रहा था ना, इंडिया कहाँ से मंगाया था, चाइना से मंगाया था, और सारा एकदम बेकार निकला, ठीक है। तो जो पीपीई किट है कहाँ पे, इन इंडिया, चाइना, नेपाल, डोंट लास्ट ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ ही पे सबसे ज़्यादा कोरोना फैला था, तो डॉक्टर्स लोग को वो जो पीपीई किट है उतना लास्टिंग नहीं किया, ध्यान रहेगा। तो नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ये थोड़ा मेन हेडिंग हो गया, उसके अंडर में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हो गया पीपीई, ये हो गया इन आई से हमेशा ध्यान रखना, इंटेंजिबल एसेट होगा और कोई दूसरा एसेट नहीं होता उससे, ठीक है ना। तो आई से हो गया इंटेंजिबल एसेट, सी से हो गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चाइना, चाइना भी क्या बना रहा है, पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान को वो कॉरिडोर बना रहा है ना एक, तो वो लोग क्या खाली कंस्ट्रक्शन ही करता रहता ना, यहाँ पे तो हम लोग का काम देता, हम लोग यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। पीपी इन चाइना, फिर वापस इंडिया आ जाएगा, आई से वापस हमको पता है इंटेंजिबल एसेट, बट ऑलरेडी इंटेंजिबल एसेट तो यहाँ पे लिख चुका, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो प्रोसेस में चल रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, खत्म। पीपी इन चाइना, इंडिया, एन से नेपाल, नेपाल से क्या हो जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डोंट, डी से क्या बोला था तुम लोग को, डिफर्ड, याद है, यहाँ पे भी डिफर्ड आएगा, बट टैक्स एसेट आएगा, वहाँ पे लाइबिलिटी टैक्स आया था, यहाँ पे एसेट टैक्स आएगा, तो डिफर्ड टैक्स एसेट नेट आ गया, डॉट, फिर लास्ट एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, बड़ा बड़ा लोन्स दिया हुआ है किसी को, और ऑब्वियसली तो ओ से हम तुम लोगों को क्या बोला था, अदर, बट यहाँ पे तो लाइबिलिटी है नहीं, यहाँ पे एसेट का बात हो रहा है,
तो अदर नॉन करंट एसेट, जो ये सब में नहीं आ रहा है वो लास्ट में अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? फिर से बोलो। पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई से इंटेंजिबल एसेट, सी से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आई से वापस से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से डिफर्ड पता है टैक्स और एसेट साइड में आ रहा है इसलिए एसेट, एल से एडवांसेस, ओ से अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब आ जाता है करंट एसेट में। करंट एसेट को कैसे याद रखेगा? देखो, सबसे पहले हम बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग तो उसको कैपिटल बोलते हैं, पर एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट ही है कि हम अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है या हम कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करेगा? सबसे पहले तो सामान खरीदेगा ना बेचने के लिए। तो इन्वेस्ट जो किया हम पैसा, उससे हम क्या खरीदेगा? स्टॉक खरीदेगा। सिंपल सा बात है। स्टॉक क्या चीज़ में चेंज होगा? डेटर में चेंज होगा। और फिर डेटर किस में चेंज होगा? डेटर चेंज हो जाएगा कैश में चेंज होगा। ठीक है, तो ये कहानी ऐसा हो जाता है कि हमको, मेरे पास 1 लाख रुपए था, हम बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो ये हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उससे हम क्या किया? स्टॉक खरीदा, बट स्टॉक नहीं लिखेगा, उसको क्या बोलेगा? इन्वेंट्रीज। ठीक है, डी से हो गया डेटर, बट डेटर नहीं लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल लिखेगा। वहां पे ट्रेड पेएबल था ना करंट लायबिलिटीज में, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा। कैश, कैश को क्या बोलेगा? अच्छा, कैश या बैंक दोनों हो सकता है, तो इसको बोलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो बैंक ही हो गया, कैश में जो पैसा पड़ा है और बैंक में जो पैसा पड़ा है वो। ठीक है, अब मेरे पास पैसा आ गया, तो अब क्या होगा? दोस्त क्या मांगेगा? उधार मांगेगा। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो हम लोग क्या लिख देगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दोस्त को उधार दे दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया था यहाँ पे, तो दोस्त को उधार दे दिया। फिर लास्ट में आ जाएगा अदर्स। हमेशा लास्ट में अदर्स रहेगा, अदर करंट एसेट। ठीक है, ये जो 5 में नहीं आएगा वो लास्ट में अदर करंट एसेट है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। एन एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक एसेट जो है, एसेट 2 तरह का हो सकता है ना, करंट और नॉन करंट, है नहीं? तो कब कैसे पता चलेगा कि वो एसेट करंट है कि नॉन करंट है? पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंटेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? 12 महीना का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है, या तो उसको रियलाइज कर लेगा 12 महीना के अंदर, या उसको सेल कर देगा, या कंज्यूम कर लेगा इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना के अंदर जो यूज में आ रहा है। अच्छा, रियलाइज क्या कर देगा? डेटर्स, डेटर्स से तो पैसा आएगा, तो वो रियलाइज करना हुआ। इंटेंडेड फॉर सेल मतलब स्टॉक का बात कर रहा है कि स्टॉक को वापस वो बेचेगा 12 महीने। अब ये तो नहीं है ना कि तुम आज स्टॉक लेके आया और तुम ये सोच के रखा कि उसको 2 साल बाद बेचेगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। ये तो होगा नहीं ना, तुम लाया तो वो वैसे बात है बेचेगा, 12 महीने के अंदर ही बेचेगा ना। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, ये भी स्टॉक का बात कर रहा है कि उसको बेचने के लिए लेके आया है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जिस डेट पे हम लोग लेके आया उसके 12 मंथ्स के अंदर उसको रियलाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि डेटर हो गया, डेटर आज 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बन गया वो हो गया रिपोर्टिंग डेट, कि उस डेट में रिपोर्ट हुआ है कि मेरा बैलेंस डेटर्स इतना है, तो उसके 12 महीने के अंदर रियलाइज होना पड़ेगा उसको, तभी वो करंट कहलाया जाएगा। ठीक है, या फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, वो भी करंट एसेट ही है। तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो वो हो गया करंट एसेट। ठीक है, एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोई भी एक, ये 4 में से कोई भी एक होने से वो करंट एसेट, और उसको छोड़ के जो भी हो गया वो नॉन करंट एसेट हो गया। नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज, ए लायबिलिटी सेट बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कोई भी लायबिलिटी है उसको सेटल हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर। ठीक है, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। हम लोग क्रेडिटर्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सामान खरीदा है वो बेचने के लिए। ठीक है,
इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जिस डेट पे रिपोर्ट हो रहा है बैलेंस शीट में उसके 12 मंथ्स के अंदर हम लोग उसको सेटल कर रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है, रीपेमेंट, ठीक है। और कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इसका मतलब क्या होता है लोकेश? आज का रेट में बैलेंस शीट में हम कुछ रिपोर्ट कर दिया कि मेरा सन्डे क्रेडिटर्स इतना है, ठीक है। ऑब्वियस बात है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो रिपेमेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या है ना, मेरे पास कोई राइट नहीं है कि उसको हम और आगे टान के उसको 1 साल तक बढ़ा सके। मेरे पास कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। द कंपनी डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू डिफर, मतलब पोस्टपोन करना सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आज का बैलेंस शीट में मान लो कि तुम्हारे नाम पे इसका खड़ा है, ठीक है, कि तुमको उसको पैसा देना है। 31 मार्च को बैलेंस शीट खत्म, अब तुम उसको और 1 साल तक टान नहीं सकता है उसको। ये क्लासीफाई कर रहा है ना यहाँ पे कि कौन सा करंट है, नॉन करंट है। आज अगर हम तुमसे पैसा पा रहा है, तुम अगर हमको पैसा दे रहा है, तो हम क्या मना कर देगा कि नहीं हमको 1 साल बाद देना? हम बोलेगा ऐसा? तुम्हारे पास तो राइट नहीं है ना। अच्छा तुम ये बोल सकता कि चलो नेक्स्ट महीना ले लेना, फिर ये बोल सकता है नेक्स्ट महीना में ले लेना। कितना दिन तक तुम पोस्टपोन करेगा? 1 साल तक तो तुम पोस्टपोन नहीं कर पाएगा ना उस चीज़ को। तो तुम्हारे पास तो कोई राइट नहीं है। राइट किसके पास है? मेरे पास है पोस्टपोन करने का। हाँ ठीक है। और उसको छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज होगा वो नॉन करेंट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इफ एन इन्वेस्टमेंट बाय इट्स नेचर readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year from the date of on which such investment is made will be current investment। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉन करंट में है, और उसके अंदर में कर रहे हैं तो करंट में है, ठीक है। ऐसे तो पता ही है तुम लोग को, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल क्या होता है, डेटर क्रेडिटर है और कुछ नहीं है। उसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी इंक्लूड होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलता है? 12 महीना। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एक साथ आ गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल एक साथ आ गया, ठीक है ना। हाँ ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना हो गया। छः नंबर पॉइंट, नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विथ एसेट। जो हम लोग पार्टनरशिप में कर रहा था बैलेंस शीट में, यहाँ पे पीएल का बैलेंस आ जाता रहा ना, तो हम लोग क्या बोलता रहे इसको? प्रॉफिट बोलता रहा, लॉस बोलता रहेगा, गुड। तो ये लॉस होता रहा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप में हम लोग लिख सकता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस या एसेट साइड में हम लोग पीएल लिख सकता है, बट यहाँ पे हम लोग कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं लिख सकता, या पीएल को हम लोग वहाँ पे एसेट साइड में नहीं लिख सकता। वो हम लोग को इसी साइड लिखना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव बैलेंस में। हाँ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, ठीक है। The negative balance now it will be required to be presented as negative balance with reserve and surplus under equities and liabilities, ठीक है। पीएल मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में ही आना है, वही आएगा। पॉजिटिव बैलेंस प्रॉफिट है तो प्लस में आएगा, और नेगेटिव बैलेंस है तो माइनस में लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड नेगेटिव भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेगा।